Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In our ultimate revision series for class 10th, from today onwards, we are going to start with economics, chapter number 2, that is sectors of Indian economy. Chapter number 1, which was development, उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, उसी के जैसे इस लेक्चर को भी हम थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में. चलो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सेक्टर क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है. कैसी एक्टिविटी में? इकोनॉमिक. और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? दे माइट बी अर्निंग समथिंग. गेटिंग? ठीक. चलो, हमारे पास 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. ये कोई भी नई बात नहीं है क्योंकि हम फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 6 और 7 से हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हुए आते हैं. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन में एंगेज्ड है. ठीक है. किस में? प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज. ठीक. प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक. बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज. क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल. गेटिंग? जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री. दीज आर दी एग्जाम्पल्स. ठीक है. प्राइमरी सेक्टर क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर पे आएंगे तो नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली फोकस करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है. मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है और सेकेंडरी सेक्टर में हो रही है मैन्युफैक्चरिंग. और टर्शरी सेक्टर इज ऑल अबाउट सर्विसेज. ठीक है. ये मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोडक्शन को दोनों को सपोर्ट करता है एज अ सर्विस सेक्टर. ठीक है. ग्रेजुअली बिकेम एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज. धीरे धीरे करके अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ हम इसको क्या करते जा रहे हैं? जोड़ते चले जा रहे हैं. इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी में हो रहा है. दैट इज़ वाई हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. ठीक है. दीज आर दी alternative names for these sectors. Now coming to tertiary sector. tertiary sector क्या बताता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है डेवलप करने में. क्यों? क्योंकि इसकी सर्विसेज जो हैं वो दोनों के ही काम आती हैं. एड या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना. इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. तीनों के हमने एक दूसरे नाम देख लिए, ध्यान रखना इनको. ठीक है. एग्जाम्पल देखो, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बैंकिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एक्सेट्रा. ये सारी की सारी चीज़ें कोई भी प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करके नहीं दे रही हैं. राइट. कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रही हैं लेकिन ये प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो यहाँ से रॉ मटेरियल कैसे जाएगा? ठीक है. यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट मार्केट कैसे जाएगा? राइट. इन दोनों के बीच में कैसे एक ट्रांजैक्शन हो पाएगा? राइट. तो टर्शरी सेक्टर बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है. ठीक. अब हम इनको ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. कंपेयरिंग दी 3 सेक्टर्स. पहले तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं. कौन सा ज़रूरी है? ऑब्वियसली बात है कि अगर आप नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तीनों ही प्रकार के सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अपने अपने काम तीनों परफॉर्म करेंगे. राइट. लेकिन अब हम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ और इनकम के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पर. राइट. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड then added up only of final goods and services, not of immediate goods. देखो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की. कि एक टेरिटरी के अंदर अगर हमारी इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की बाउंड्री के अंदर हमने टोटल प्रोडक्शन एक साल में कितना किया, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ हम इसकी टेरिटरी की बात कर रहे हैं. ठीक है. चलो, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम देखो बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है? अलग अलग लेवल पर होता है. राइट. तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को जोड़ते हैं. किसको जोड़ेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. अब छोटा सा एग्जांपल ले लो. मान लेते हैं किसान जैम. ठीक है. अब किसान जैम जो है ये बनता है फ्रूट से. ठीक है. और शक्कर से. चलो, अब हम जब ये देख रहे हैं कि एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री है जो क्या बनाती है? जैम बना रही है.
तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जैम का जो टोटल प्राइस होगा, मान लो जैम की एक बॉटल 100 रुपीज़ की आ रही है, तो हम इसमें सिर्फ इतना ऐड करेंगे। गेटिंग, इसमें हम एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि क्या कर रहा है, जिससे फ्रूट्स आए, ठीक है, उसमें लगने वाला किसी भी प्राइस को, किसी भी इनपुट को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक, जब वो फ्रूट बन के बाहर आया, फ्रूट मतलब फार्मर ने उसको मार्केट में बेचा, मार्केट वाले ने उसमें कितना क्या पैसा लगाया, वो सब कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करेंगे फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने जैम है, तो हमने जैम की बॉटल के पैसे को जोड़ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस जैम की बॉटल को व्यक्ति अगर 100 रुपये में बेच रहा है तो उसने अपने सारे खर्चे निकाल के बेचे होंगे। ठीक है, तब तो 100 में बेच रहा है, वरना प्रॉफिट कैसे कमाता? तो इंटरमीडिएट गुड्स जो है सबके प्राइस ऑलरेडी फाइनल गुड्स में जुड़े रहते हैं, इसलिए जब भी जीडीपी कैलकुलेट करती है तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को जोड़ा जाता है। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सम टोटल ऑफ, ये ऐड देना इनको ज़्यादा ज़रूरी है, सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन ऑल दी 3 सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको मिला देते हैं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड जीडीपी, इट इज़ प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, जो मैंने अभी आपको समझाया। प्राइमरी सेक्टर पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, फार्मिंग की मेथड्स चेंज हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर और ज़्यादा फ्लरिश हुआ, दूसरी एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स, जब लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा, अनाज मिलने लगा, देन दे स्टार्टेड एंगेजिंग देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़। राइट, क्राफ्ट्स और ट्रेड्स बढ़ा, मार्केट्स बढ़ने लग गए ना, नई नई मेथड आने लगी मैन्युफैक्चरिंग की, सेकेंडरी सेक्टर बूस्ट होने लग गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। एनहेंस्ड एम्प्लॉयमेंट, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टर्शरी सेक्टर आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो। ठीक है, मतलब क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट जो है उसके तरीके बदलते रहते हैं, है ना, उसमें अलग अलग चीज़ों की इम्पोर्टेंस चेंज होते रहती है। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, टर्शरी सेक्टर की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसके कुछ कुछ रीजंस हैं। प्रोडक्शन सारे सेक्टर्स में बढ़ा लेकिन एक बराबर नहीं। ठीक है, टर्शरी सेक्टर इमर्ज एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बाय रिप्लेसिंग प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया टर्शरी ने। कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस? रीजंस आर हियर। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बेसिक सर्विसेज। ठीक है, गवर्नमेंट को मतलब किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है बेसिक नीड्स की, बेसिक सर्विसेज की, कि भाई हेल्थ केयर मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, बैंकिंग की सर्विसेज मिलेंगी, इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी होगी, कोर्ट्स होंगे यानी जस्टिस होगा। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ह्यूमन जो है वो ज़्यादा फोकस कर पाता है ऑन इट्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। राइट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अभी हमने जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि जो सर्विस सेक्टर होता है ये दोनों को हेल्प करता है, किसको? सेकेंडरी को भी, जस्ट अ मिनट, सर्विसेज सेक्टर को भी, और आपका हमने देखा कि जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी को और सेकेंडरी को दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही पड़ रहा है कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो सर्विसेज के डेवलपमेंट में मदद करता है, मतलब कि दोनों वाइसा वर्सा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा, ये सब कुछ सर्विसेज की डिमांड को बढ़ा देता है। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक्टिविटीज़ ऑलरेडी रनिंग हैं। ठीक है, इंक्रीज़ इन इनकम तो इंक्रीज़ इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, पैसा ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा कर पाएंगे, और कैसी चीज़ों पर खर्चा कर पाएंगे? जो उनके रहन सहन के तरीक़ों और एनहेंस कर रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा पैसा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना होगा तो सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएंगी, है ना। जैसे अगर मान लो कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जाके PVR में मूवी नहीं देख सकती, मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास अगर कल को मेरी सैलरी अच्छी हो जाती है, मेरे पास पैसा आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, तो
मैं क्या करूँगी, अब मैं सोचूंगी कि हाँ अब मेरे पास रोज़ के डेली खर्चे के लिए पैसे हैं, अब मैं अपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाऊँगी। मैं सोचूंगी कि अच्छा ठीक है, अब मेरे को मूवी देखने का शौक है तो मैं मूवी जाऊँगी। ठीक, तो सर्विसेज बढ़ रही है ना। जिन लोगों ने थिएटर खोल के रखा है, जिन्होंने पीवीआर खोल के रखा है, उनको तो पैसा मिल रहा है। वो तो क्या कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या हमको, कि हम जब मूवी देखने जाते हैं तो घर कुछ लेके आते हैं? नहीं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, राइट। टूरिज़्म, शॉपिंग, ईटिंग आउट, ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आपका इंक्रीज़ इन इनकम होता है। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रही है, क्योंकि अब लगभग हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में आईटी इंडस्ट्री का काम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, जो मैनुअली अब तक आप जितने डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना जान रहे थे, ठीक है, या जितने भी मैनुअल लेबर्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही थी, अब ऐसा नहीं है, राइट। नॉट ऑल दी सर्विसेज आर गोइंग इक्वली। लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज जो हैं, मतलब कि टर्शरी सेक्टर की बात करें, ज़रूरी नहीं कि अगर टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है तो सारे सेक्टर्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स, इसमें भी ऐसे लोग जो ज़्यादा हाईली स्किल्ड नहीं हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, वो पीछे रह जाते हैं। लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन स्मॉल सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन पर्सनस या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, या छोटे छोटे पेटी शॉप्स चलाने वाले लोग। स्टिल प्राइमरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इम्पॉर्टेंट आईटी सेक्टर हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है अभी भी आपकी कंट्री में? प्राइमरी सेक्टर। रीज़न क्या है? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही हैं जितनी प्राइमरी सेक्टर में हो जाती हैं। ठीक है, भले ही यहाँ पर हम ज़्यादातर देखते हैं अंडर एम्प्लॉयड और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये देख लेते हैं क्या होता है। ऑल दी वर्किंग, मतलब सारे लोग, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है कि सारे लोग काम करते हुए तो दिखते हैं हमको, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है ना। जहाँ पर कोई भी काम 4 लोग कर सकते हैं अगर वो पूरी मेहनत से, पूरी पोटेंशियल से काम करे, वहाँ पर आपने लगा के रखे 10 लोग। अब 10 लोग लगा के रखे तो सैलरी भी 10 लोगों को दे रहे हो, और ये 10 के 10 ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। स्पेंडिंग होल डे बट अर्निंग वेरी लिटिल, राइट। इसी को आप डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति के पास जॉब है, लेकिन उसके पास एक्चुअली जॉब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सिर्फ 4 लोगों का काम 4 ही लोग करते तो ये 4 की इनकम हाई होती, ज़्यादा पैसा अर्न कर पाते, है ना। लेकिन अब ये 4 लोगों का काम है और इनकम 10 लोगों को अगर जा रही है, ठीक है, तो सबको पैसा कम कम मिलेगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़, प्रॉब्लम्स के बाद अल्टीमेटली सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। हमें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ही है जो सारी चीज़ों की रूट है ना। एम्प्लॉयमेंट होगी तो आपके पास पैसा आएगा, सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो आप कुछ सेविंग्स कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे बाकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, बाकी प्रोडक्ट्स की, मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ेगी और फूड की डिमांड बढ़ेगी। तो एक एम्प्लॉयमेंट मिलने से तीनों सेक्टर्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन सेटिंग अप बैंक्स इन रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज़। बैंक लगाने से क्या होगा? बैंक लगाने से ये होगा कि लोग फॉर्मल तरीक़ों से लोन्स लेने लगेंगे, है ना। बैंक से लोन लेंगे, किसी और मनी लेंडर से या बड़े ज़मींदार से लोन नहीं लेंगे। ठीक है, लोन ले सकते हैं तो अपने छोटे बिजनेसेस चालू कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, है ना, फैक्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं। बैंक जो है वो क्या करेंगे? रीज़नेबल या लो इंटरेस्ट रेट पर क्या देंगे? लोन्स। ये वाला जो कंसेप्ट है ये बस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, और इस चैप्टर में आप लिख के लिए एक छोटा सा चेंज भी है, राइट, जो आपको देखने पर समझ आ जाएगा। आई होप वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो आपके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इरीगेशन, मिल्स, स्टोरेज, चीप एग्रीकल्चर इनपुट, मार्केट फॉर लोकल प्रोडक्ट, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी चीज़ें सर्विसेज हैं, है ना, सर्विसेज। लेकिन एक्चुअली ये सर्विसेज के साथ ना ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग, इरीगेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है? आपको डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। किसी भी एक काम को करने के लिए जो बाकी सपोर्ट सिस्टम पीछे से लग रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना हम जिसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, जो इतना ज़रूरी है,
हम उसको ही बनाने में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन है तो मशीन्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, रोड्स बनाने में, है ना, ये सारी चीज़ों में हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत सारे, मतलब देखो मेरे हिसाब से तो व्हाट आई बिलीव पर्सनली कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो, है ना, इफ़ यू आर हैविंग दी विल टू वर्क, हमेशा आपके पास कोई ना कोई वे निकल के आ जाएगा। काम करने वाले के पास नियत होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए तो वो सारा काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, रादर कितनी भी स्किल्स को सीख सकता है। लेकिन अगर आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क, तो फिर आपके लिए हर काम डिफ़िकल्ट है, हर काम आपको पसंद नहीं आएगा। गेटिंग? देन शॉर्ट टर्म मेजर क्या हो सकता है, जैसे कि MG नरेगा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005। एम्प्लॉयमेंट गारंटी मतलब एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी दे रही है ये स्कीम आपको। इट इज़ एक्चुअली अ स्कीम, राइट, जो कब आई थी 2005। MCQ में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म भी, ईयर भी, ठीक, या फिर एम भी। दोज हु आर एबल टू आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज़। क्राइटेरिया क्या है कि भैया जिसको काम करना है, जो एबल है, कर सकता है वो, और जिसको लगता है कि उसको नीड है काम करने की, उसको हम 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। कि मतलब एक साल में 365 डेज़ में से आपको मिनिमम 100 डेज़ का काम कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट अंडर दिस स्कीम। और ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो वो फ्री में काम कराएंगे, वो एक्चुअली आपको वेजेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट फेल्स तो वो बिना काम कराए भी आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, ठीक। अब बात करेंगे अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? रेगुलर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है? रेगुलर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जॉब सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि आज आप काम पर हो कल आप काम से आपको कोई निकाल देगा, ठीक है। और साथ में रेगुलर टर्म्स हैं, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में काम चलता है। देन रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, तो कोई भी धोखाधड़ी होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, है ना। प्लस दे ऑल्सो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट उनसे आंसर मांग सकती है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, वर्कर्स एक्ट जो होते हैं, है ना, वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, इन सबको क्या किया जाता है? फॉर्मली प्रोसीजर्स होती हैं इनके लिए, ठीक है। देन अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं? पेड लीव्स मिल जाती हैं, प्रोविडेंट फंड्स मिल जाता है। नौकरी करने लगोगे तो समझने लगोगे क्या है ये सब। बेसिक फैसिलिटीज, सेफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, पेंशंस आफ्टर रिटायरमेंट, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर की फीचर्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिले ताकि उनको ये सारे कैरेक्टर्स मिल सके, है ना, जॉब सिक्योरिटी उनके पास हो और कुछ एडिशनल पर्क्स भी मिले। देन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्मॉल यूनिट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करती। मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई भी प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करें, इनके अपने हिसाब से काम चलता है, ठीक। लो पेड जॉब्स होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं, ठीक है। नो पेड लीव्स, कोई पेड लीव्स नहीं आए तो पैसा कटेगा। सिक लीव्स भी कोई खास नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपको इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है कि आपके पास क्या होगी? जॉब सिक्योरिटी। अगर आप सामने वाले को आपका काम पसंद नहीं आया तो वो आपको क्या करेगा? जॉब से निकाल देगा, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डूइंग पेटी जॉब्स एंड बिजनेसेस। अब हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बचाना कैसे है, ठीक है। रूरल एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं? जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, आर्टिशंस हैं, इनको हम कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, या हम इनको कहें कुछ हम इनपुट्स इनको प्रोवाइड कराते हैं जिसकी मदद से ये अपना काम ढंग से कर सकें और इनको जाकर जो बिग लैंड ओनर्स हैं या फिर जो इनफॉर्मल वेज हैं ऑफ गेटिंग लोन्स, ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े, है ना। अर्बन एरियाज़ में क्या कर सकते हैं हम? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स जो हैं, कैजुअल वर्कर्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले, इन लोगों को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है और इनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकती है, राइट। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर कौन सा कहलाता है? ये भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, ठीक है। पब्लिक सेक्टर क्या कहलाता है? जो क्या करता है?
जिसके एसेट्स ज़्यादातर किसके होंगे, गवर्नमेंट के। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, ओनरशिप जो होती है या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती है या जितने भी काम होते हैं वो सब कुछ या तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होगा या फिर कंपनीज के हाथ में, या यू कैन ऑल्सो से पार्टनरशिप। ठीक है, कुछ लोग जो हैं इकट्ठा मिलकर अगर काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप बनाकर भी काम कर सकते हैं, राइट। सपोर्ट टू प्राइवेट कंपनीज फॉर प्रोडक्शन, है ना। पब्लिक कंपनीज जो हैं ये एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट कर सकती है, दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं, ठीक है। ये इनको सपोर्ट करती है, इनको सपोर्ट करती है, तभी तो डेवलपमेंट जो है वो कंट्री का अचीव हो पाएगा। कैसे? प्राइवेट कंपनीज जो हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, कभी कभी पब्लिक कंपनीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर गाइडेंस के लिए, ठीक है। और जैसे कुछ सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर को पता है कि भैया प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकता, वो इनको खुद ही चलाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्री एजुकेशन की, ठीक है, तो ये कौन चला रहा है, आपका पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को कोई फोर्स नहीं कर सकता चलाने के लिए, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है तो पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए या पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो है वो इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट अगर सेक्टर है या प्राइवेट इंडस्ट्री है तो ये वर्क करते हैं अपने कौन से मोटिव पर, प्रॉफिट मोटिव पर। लेकिन इनका कारण क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल, राइट। दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर के होने से क्या होता है, कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है ना। बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, पैसा अर्न कर पाते हैं और अलग अलग फील्ड्स में कंट्री में पैसा लगाते हैं। वहीं पर पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करती ज़्यादातर, ठीक है। MSPs मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बुक में लिखा गया है। इसका मतलब है, हो सकता है कि आपसे इसका फुल फॉर्म MCQs में पूछ ले, तो ध्यान रखना, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की क्या है, हेल्थ और एजुकेशन। लोगों को हेल्थ प्रॉपर मिल सके और एजुकेशन प्रॉपर मिल सके, राइट। इन सारी चीज़ों पर नॉट नेसेसरीली कि प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं वो काम करेंगी, हाँ कर सकती हैं वो। प्राइवेट कंपनीज जो हैं या प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी स्कूल्स खोल सकता है, वो भी कॉलेजेस या खोल सकता है, वो भी हॉस्पिटल्स खोल सकता है, लेकिन नो बडी इज़ गोइंग टू फोर्स एनीथिंग अपॉन देम। दैट इज़ वाई ज़्यादा जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ती है, लोगों की या कंट्री के डेवलपमेंट की, पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। लेकिन इन जनरल दोनों मिलके ही काम करते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनुशाला। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, रिवीजन कर पा रहे हैं अगर आप, तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताएं दैट हाउ आर यू टेकिंग दीज रिविजन सीरीज़। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को स्प्रेड करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Okay, so I hope you like the lecture and keep watching. Thank you.